हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नील विद्रोह के बारे में, नील आंदोलन के बारे में, जो कि 1859 से 1860 में बंगाल में हुआ था। बंगाल में नील की खेती 1777 से स्टार्ट की गई थी, लेकिन आगे चलकर किसानों को इसके ड्रॉबैक्स नजर आने लगे, किसानों का शोषण किया जाने लगा और 1859 के आते आते बंगाल में इसके खिलाफ काफी ज्यादा विद्रोह होने लगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसी विद्रोह पर कि इसके आखिर कारण क्या थे और फिर क्या इसका रिजल्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको नील के बारे में बता दूं कि नील जो है वो एक तरह का कलरिंग एजेंट होता है जो कपड़ों को कलर करने के काम आता है, कपड़ों को रंगने के काम आता है। अभी भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली जो वाइट कलर के कपड़े हैं उसको रंगने के काम में ये आता है, लेकिन अब जो नील है वो केमिकल से तैयार किया जाता है। लेकिन 1859-60 के समय यानी कि 1877 से ही भारत में नील की खेती बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा कराई जाती थी। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि बंगाल में ही अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती क्यों कराई जाती थी। तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य बंगाल में ही स्थापित किया था और इलाहाबाद की सेकेंड संधि के द्वारा बंगाल से उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिला था और बंगाल पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। तो वहां पर ही सारी शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई और धीरे धीरे बंगाल में उन्होंने नील की खेती शुरू करा दी। नील जो है, जैसा मैंने आपको बताया, एक तरह का कलर देता है, कपड़ों को चटक नीला रंग देने का काम करता था और इंडियन नील जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। यानी कि क्वालिटी वाइज इंडिया के जो नील थे, भारत के जो नील थे, वो काफी अच्छे होते थे। हालांकि यूरोप में भी एक फसल उगाया जाता था जिसको वोड कहा जाता था, लेकिन वोड से जो नील तैयार कर होता था वो भारतीय नील की तरह चटक और नीला रंग नहीं देता, बल्कि वो बैगनी रंग देता था कपड़ों को। तो इसलिए भारत के जो नील थी उसकी डिमांड काफी ज्यादा थी और भारत के नील से प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होती थी। इंग्लैंड यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता, इंग्लैंड यहाँ से जाता और इंग्लैंड से यूरोप के विभिन्न देशों में इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और नील के व्यापार में अंग्रेजों को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता था। आप प्रॉफिट का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी रिटायर्ड अधिकारी थे, मोस्टली रिटायर्ड अधिकारी, वो भी क्या करने लगे थे, नील की खेती करना शुरू कर दिए थे, भारत में आकर बस गए और नील की खेती करवाने लगे। वो क्या बन गए, बागान मालिक बन गए। और नील की खेती करने के लिए किसानों को एक एडवांस दिया जाता था। एडवांस के रूप में थोड़े से पैसे किसानों को दिए जाते थे, क्योंकि उस समय में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो एडवांस दिया जाता था जिससे वो सीड खरीद सके, जो भी उनको खाद बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो उसमें डाल सके, सिंचाई की व्यवस्था कर सके, इरिगेशन कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा नील पैदा हो सके। और ये जो एडवांस दिया जाता था उसको तवान कहा जाता था। एक अग्रिम राशि दी जाती थी किसानों को इन बागान मालिकों के द्वारा तवान के रूप में। तो शुरू शुरू में तो वो क्या हुआ कि किसानों को पता नहीं चला कि इसके क्या आने वाले समय में क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, और उन्होंने खुशी खुशी, उनको पैसे मिलते तो उन्होंने नील की खेती करनी शुरू कर दी। किसानों के साथ एक एग्रीमेंट भी कराया जाता था इन बागान मालिकों के द्वारा, जिसमें ये कहा जाता था कि जो भी नील की पैदावार होगी उसको उन्हें किसे बेचना पड़ेगा, उन बागान मालिकों को ही बेचना पड़ेगा। जो अंग्रेज थे, बागान मालिक थे, उनको ही बेचना पड़ता था और मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर ये बागान मालिक इन नील को लेते थे। और साथ ही साथ इसमें एक और क्या खामी थी कि जो ये एग्रीमेंट होता था उसका सारा जो भी खर्च आएगा, जो भी खर्च लगेगा, कॉस्ट होगा, वो किसे देना पड़ता था, फार्मर्स को ही देना पड़ता था, किसानों को ही देना पड़ता था। साथ ही साथ
उसके बाद जो नील की पैदावार होगी उसको जो नील की फैक्ट्री है, नील की फैक्ट्री जहाँ पर उसको तैयार किया जाता और नील बनाया जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए, वहां तक ट्रांसपोर्ट का खर्च भी किसे देना होता था? फार्मर्स को ही देना पड़ता था। तो थोड़ी सी छोटी सी रकम किसानों को मिलती और बदले में उनसे बहुत ज्यादा क्या कराया जाता, उन पर लोड पड़ता था। एग्रीमेंट का खर्च उनको देना है, मार्केट रेट से कम रेट पर इन्हीं बागान मालिकों को देना है, फैक्ट्री में लाने जाने का खर्च भी किन्हें उठाना पड़ता था? इन किसानों को ही उठाना पड़ता था। और जो लैंड है, ये भी एग्रीमेंट में ये भी मेंशन होता कि 1/4 लैंड पर, जो सबसे उपजाऊ जमीन है, वहां पर नील की खेती किसानों को करनी है। तो धीरे धीरे किसानों ने महसूस किया, किसानों को ये पता चला कि जिस भाग पर नील की खेती की जाती है वो पार्ट क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता था। यानी कि आगे चलकर जब वहां पर धान की खेती करनी हो तो वहां धान नहीं उपजता था, तो किसानों को लॉस होने लगा। उन्होंने तो ये सोचा, पहले तो किसानों ने ये सोचा कि चलो भाई मुझे प्रॉफिट होगा, हमें अग्रिम राशि भी मिल जा रही है, इन अंग्रेजों के द्वारा हम खेती करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो इस व्यवस्था के जाल में फंस गए, क्योंकि इसमें उनको प्रॉफिट नहीं होता था। एग्रीमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मार्केट रेट से कम रेट पर बागान मालिकों को ही बेचना नील को, जमीन का इनफर्टाइल हो जाना, ये किसानों को अब खलने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे चलकर धीरे धीरे रिवोल्ट करना शुरू किया कि वो इसकी खेती नहीं करेंगे। और साथ ही किसानों को जो एजेंट होते थे, एजेंट जो कि उनको तवान दिलवाते थे इन बागान मालिकों से, उनको कमीशन भी देना पड़ता था। कमीशन के रूप में कुछ पैसे इन एजेंट्स को भी देना पड़ता था। तो हर तरह से लॉस किसका होता था? इन किसानों का होता था। तो धीरे धीरे जब किसानों को इस सब चीजों के बारे में पता चला कि उनको नील की खेती से कोई फायदा नहीं होता है, उर्वरा शक्ति भी जमीन की वो खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी जो लैंड की है वो कम हो जाती है, तो उन्होंने इनकार करना शुरू किया। और जब किसान इनकार करते नील की खेती से, तो उन पर बहुत तरह के अत्याचार किए जाते थे। कभी को फसल को लूट लिया जाता, कभी जला दिया जाता, उनके परिवार के सदस्यों की किडनैपिंग भी कर दी जाती थी, ऐसा तक कि और बहुत सारे किसानों को मौत के घाट भी उतारा गया इन बागान मालिकों के द्वारा। और नील की इतनी डिमांड क्यों हो रही थी ब्रिटेन में? जाहिर सी बात है कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, जिसके कारण जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काफी ग्रोथ हुआ था। यानी कि कपड़ा वहां पे बहुत ज्यादा तैयार किया जा रहा था और उसके लिए उनको नील चाहिए था रंगने के लिए। और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा था? भारतीय किसानों को भुगतना पड़ रहा था। प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलता किसानों को, उल्टे उन्हें तरह तरह के अत्याचार का सामना करना पड़ता था। और सरकार भी जो थी वो भी अंग्रेज ही थे, सरकार भी ब्रिटिशर्स की थी और बागान मालिक भी ब्रिटिशर्स ही थे। तो सरकार भी हमेशा बागान मालिकों का ही समर्थन करती थी और उनको बहुत सारे विशेष अधिकार भी मिले हुए थे और बहुत सारी लीगल छूट भी मिली हुई थी। और इन सब स्थिति में किसानों के पास एक ही उपाय बचा था, जो बॉन्ड किए गए थे इन बागान मालिकों के साथ, उसको खत्म कर देना। तो किसानों ने इन बागान मालिकों को कहा कि आप जो भी एडवांस आपने पैसे दिए हैं तवान के रूप में, आप उसको क्या कर लो, रिटर्न ले लो, वापस ले लो। लेकिन बागान मालिक ये करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो तवान के रूप में जो भी अग्रिम राशि उन्होंने दी थी, एडवांस दी थी, वो भी लेने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों ने इस पर कानून का भी सहारा लिया, लेकिन कोर्ट भी तो किसका था? अंग्रेजों का था। तो किसी तरह की सुनवाई नहीं होती थी। आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या किया कि बॉन्ड भरवाना ही बंद कर दिया। मतलब कि डंके की चोट पर, डंडे की चोट पर खेती कराई जाने लगी इन किसानों के द्वारा। पहले तो एक एग्रीमेंट होता था
एक लीगल थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती थी, लेकिन आगे चलकर ये भी करना बंद कर दिया गया इन बागान मालिकों के द्वारा, और लाठी डंडे और लठैतों के बल पर इन किसानों से खेती कराई जाने लगी नील की। और किसानों ने लीगल एक्शन भी लेना शुरू किया। तो ऐसी ही कंडीशन में बहुत सारे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी बनाए गए। मजिस्ट्रेट किसको बनाया गया? ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि वैसे मजिस्ट्रेट जिन्होंने कोई वकालत की डिग्री नहीं ली है, लेकिन उनको एज ए मजिस्ट्रेट ट्रीट किया गया है, उनको बनाया गया है सरकार के द्वारा। और ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसे बनाया गया था? लैंडलॉर्ड्स को, यानी कि जमींदारों को बनाया गया था। और जमींदारों की ही जमीन थी, जो रक्षक थे वही भक्षक थे, और इन किसानों की कौन सुनता? कोई भी नहीं था सुनने वाला। और इसी बीच एक घटना हुई 1859 में। कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था हेमचंद्राकर। उन्होंने एक गलत, उनकी तरफ से एक बयान आ गया, मिस्टेक हो गई उनसे। 17 अगस्त 1859 को उन्होंने एक फरमान जारी किया, जिसपे उन्होंने कहा कि जमीन पर अब किसका होगा कब्जा? किसानों का कब्जा होगा, जमीन पर किसानों का कब्जा होगा। यानी कि जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे हैं, अभी तक रैयत बने हुए हैं, अब वो रैयत नहीं रहेंगे, बल्कि ये जमीन किसकी हो जाएगी? फार्मर्स की हो जाएगी, किसानों की हो जाएगी। और किसी भी तरह की शिकायत अगर हो तो किसके पास जाना है? पुलिस के पास जाना है। तो किसानों को लगा कि अब सरकार हमारा क्या कर रही है? साथ दे रही है। और बहुत सारे एप्लीकेशन दिए जाने लगे, बहुत सारी अर्जियां दी जाने लगी पुलिस स्टेशन में, इस उम्मीद पर कि सरकार उनके साथ है। लेकिन थाने में भी क्या किया गया? पुलिस स्टेशन में भी जितने भी एप्लीकेशंस थे, जितनी भी अर्जियां दी गई थी, सबको नजरअंदाज किया गया। क्योंकि एक तो हेमचंद्राकर के द्वारा ये मिस्टेक हो गई थी, उन्होंने गलत समझ लिया था जो भी ऑर्डर आए थे उसको, और उन्होंने गलत एक नोटिस जारी किया कि जमीन पर अब फार्मर्स का कब्जा होगा, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं थी। तो जो भी एप्लीकेशन पुलिस के पास जाते, पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। और इसी बीच जो पहले के कर्मचारी थे, जो एजेंट थे इन बागान मालिकों के, उनमें दो का नाम मेन है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन्होंने भी इन किसानों का ही साथ दिया, क्योंकि एजेंट को भी पता होता था कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो आगे चलकर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इन फार्मर्स का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि आप जो बागान मालिक हैं उनको किसी भी तरह की नील मत भेजो। अगर वो आप पर फाइन चार्ज करते हैं, अगर आप पर वो लगान लगाते हैं, तो आप लगान देने से मना करो। और इसी बीच 13 सितंबर 1859 को लठैतों ने हमला किया किसानों पर। जब लठैतों के द्वारा हमला कराया गया किसानों पर, तो किसानों ने भी लठैतों पर हमला किया, और किसानों ने ये कहा कि अब हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। जब उनसे लगान मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम लगान नहीं देंगे, नील की खेती भी नहीं करेंगे। नील की खेती भी करने से किसानों के द्वारा इनकार किया गया, और जो भी तवान के रूप में एडवांस मिलता था किसानों को, तो वो भी उन्होंने लौटाने से मना कर दिया इन बागान मालिकों को। बदले में प्रशासन ने भी इनको धमकाना शुरू किया, और इन किसानों ने भी कानूनी लड़ाई लड़ी। अप्रैल 1860 में नदिया और पबना जिले के बारासात डिवीजन में किसानों ने हड़ताल भी की, और नील की खेती से करने से भी इनकार किया। और धीरे धीरे जो भी हड़ताल थी, ये बंगाल के अलग अलग जिलों में भी फैलती चली गई। और जो ये नील आंदोलन थे, उसमें बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, मुसलमान और मिशनरीज का भी पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि इन्हें पता था कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, उनके साथ शुरू से अत्याचार हो रहा है। तो पूरी जितने भी इलाका था, जितने भी जिले थे, सभी पब्लिक ही आपस में एकजुट हो गई, सारे किसान एकजुट हो गए, उनमें यूनिटी बहुत
ज्यादा हो गए। उन्होंने कहा ना तो हम नील की खेती करेंगे, ना हम टैक्स भरेंगे और ना हम तवान ही रिटर्न करेंगे। और इसमें प्रेस ने भी काफी समर्थन किया। और इसमें एक अखबार है द हिंदू पैट्रियाट, उसके पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने बंगाल के किसानों की जो दुर्दशा थी उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन वो अपने लेखों के माध्यम से किया करते थे, जिससे अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके सपोर्ट में आते चले गए। और बंगाली के लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र, ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुक का नाम है नील दर्पण। नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले जो भी अत्याचार थे या उनके साथ जो भी क्रूरता की जाती थी उसका बहुत ही वो मार्मिक चित्रण उन्होंने किया। तो यही वजह रही कि 1860 में जब ये पहली बार पब्लिश किया गया तो इस पर बैन लगा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर आगे चलकर मिशनरीज का भी सपोर्ट मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, नील आयोग बनाया गया, जिसने 1860 में अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो नील आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे थे और उनका शोषण हो रहा था और सही में जमीन की जो उर्वरा क्षमता है वो खराब हो रही थी। और नवंबर 1860 में एक अधिसूचना जारी करके सरकार ने किसानों को जो जमीन थे उसका मालिक घोषित कर दिया। अब वो रैयत नहीं रहेंगे, ऐसा सरकार ने घोषणा किया, एक अधिसूचना जारी की और कहा कि किसानों की मर्जी के बिना उनसे जबरदस्ती खेती नहीं कराई जा सकती। और इस तरह से नवंबर 1860 के आते आते 1860 के लास्ट तक धीरे धीरे नील की खेती कम होनी शुरू हो गई और आगे चलकर नील की खेती बंगाल में होनी खत्म हो गई। अंग्रेजों ने भी धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज बंद कर ली क्योंकि किसान की मर्जी के खिलाफ अब कुछ हो नहीं सकता था। तो अब अंग्रेजों को नील की खेती करने के लिए अंग्रेज किसानों को फोर्स कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया। और इस तरह से बंगाल में किसानों की एकजुटता ने, उनकी आपस की यूनिटी ने, उनके आपस की एकता ने जो छोटे जमींदार थे, जो बिचौलिए थे और कुछ पत्रकार, हरिश्चंद्र मुखर्जी जैसे पत्रकार, उन सबके सपोर्ट से, दीनबंधु मित्र जैसे लेखकों की सपोर्ट से बंगाल में जो नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी वो होनी बंद हो गई और इस तरह से किसानों की जीत हुई। और आगे चलकर 1917 में चंपारण में भी किसानों के द्वारा इसी नील की खेती को लेकर आंदोलन किए गए और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। क्योंकि जब बंगाल से नील की खेती होनी बंद हो गई तो ये जो अंग्रेज बागान मालिक थे वो बिहार के एरिया में शिफ्ट हो गए, वो चंपारण के एरिया में शिफ्ट हो गए और सेम प्रोसेस वो चंपारण में कराने लगे। वहां उन्होंने 3 कठिया प्रणाली को विकसित की। तो आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया, वो भी इसी नील की खेती को लेकर किया और काफी सफल हुआ वो सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के द्वारा ही गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रवेश हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बंगाल में जब नील की खेती खत्म हुई तो वो कहाँ शुरू हुई, 3 कठिया प्रणाली के रूप में चंपारण में शुरू की गई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।